टॉपिक ऐसा है कि टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश में हम हर किसी राज्य से आज एमसीएल के साथ जुड़े हुए हैं। तो हर किसी के राज्य में अलग-अलग भाषाएं हैं। तो उसी प्रकार जिस तरह से अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग भाषाएं हैं, उसी तरह से अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग टेक्सटाइल्स भी है। यानी अलग-अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं भारत में। तो हर किसी को अपने गाँव में या फिर अपने तहसील में इस प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, ये पता तो होता है। लेकिन वो लोगों के क्या स्ट्रगल्स है उसके पीछे, जो वो टेक्सटाइल्स बनाते हैं, उसके पीछे उनके क्या स्ट्रगल्स है, ये हर किसी को पता नहीं होता। हम सिर्फ जानते हैं कि हमारे तहसील में ये बनता है या फिर ये हमारी तहसील इसकी प्रोड्यूसर है, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी हमें नहीं पता होती। तो मैं आज आपको उसके बारे में ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से ये टेक्सटाइल मेकर्स या फिर ये एम्ब्रॉयडर्स उनकी क्या तकलीफ़ें हैं और वो किस तरह से आज अपने आर्ट को क्विट करने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको इनफ मार्केट या फिर इनफ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले ये जो टेक्सटाइल्स हमारे देश में पाए जा रहे हैं आज, वो उनका जो आप अगर एंशिएंट टाइम में से देखें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे से उसके ट्रेसेस मिले हुए हैं। तो इतने पुराने टाइम से हमारे देश में टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन, वीविंग या फिर खुद लोग अपने हाथों से ये टेक्सटाइल्स हमारे देश में बना रहे हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस टाइम से आज तक ये जो टेक्सटाइल्स है वो अभी भी जनरेशन टू जनरेशन बना रहे हैं। तो थोड़े ऐसे टेक्सटाइल्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं जो अलग-अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के है। तो सबसे पहले खादी। खादी हमारे देश में हर जगह पे पाई जाती है। तो हम सभी को खादी के बारे में पता है कि खादी किस तरह से स्वदेशी फैब्रिक भी इसको कहा जाता है और ये पूरी तरह से हाथ से बनाया जाता है। इसको हैंड स्पन फैब्रिक भी कहा जाता है। तो ये चरखे पे बनाते हैं और ये एक वर्सेटाइल फैब्रिक इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको गर्मियों में पहनोगे तो आपको ये ठंडक पहुँचाती है और अगर ये आप ठंडियों में पहनते हैं तो ये आपको गर्मी देती है। तो इसीलिए ये फैब्रिक इतना फेमस है कि बहुत सारे अलग-अलग देश है जो हमारे देश से ये फैब्रिक इम्पोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा वर्सेटाइल फैब्रिक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कलमकारी। तो कलमकारी आंध्र प्रदेश इसका ओरिजिन प्लेस है और ये जैसा इसका नाम है कलमकारी, वैसा ही इसका प्रोसीजर भी है। मैंने इसका प्रोसीजर लिस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग से इसका मोटिव किया जाता है, जो आपको मोटिव इस पर ये फैब्रिक पे चाहिए होता है वो, और उसके बाद पेन से यानी कलम से इसमें कलर फिल किया जाता है। ये पूरी तरह से इसका प्रोसेस जो डाइंग का रहता है, जो मोटिफ में कलर फिल करना रहता है, वो पूरी तरह से हैंडमेड होता है। इसमें कोई भी मशीन का इस्तेमाल किया नहीं जाता। तो जो कलर ये मोटिफ में फिल करने के बाद इसको अगर आपको फिर से डाई करना है, तो इसको डाइंग करने के बाद, उसको सुखाने के बाद ये फैब्रिक रेडी हो जाता है। इसमें अलग-अलग प्रकार के नेचुरल डाइज़ यानी वेजिटेबल डाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए पूरी तरह से ये जो टेक्सटाइल है कलमकारी, ये आप इसको नेचुरल टेक्सटाइल कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है बनारसी सिल्क। तो बनारसी सिल्क इसके नाम पे ही पता चल जाता है कि ये वाराणसी से बिलॉन्ग करता है, उत्तर प्रदेश। तो ये ऐसा एक सिल्क ये सारी सिल्क की ऐसी है जो उसकी पूरी जो सिल्क इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरी बॉडी पर साड़ी के इस्तेमाल किया जाता है और उसपे ज़री से फाइन वर्क किया जाता है और इसपे अलग-अलग प्रकार के मोटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये सिल्क के ऊपर ज़री का एम्ब्रॉयडरी होती है, जो काम होता है, उसपे अलग-अलग प्रकार के मोटिव्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मीनाकारी इस पर की जाती है, फिर फूल बनाए जाते हैं, पत्ते बनाए जाते हैं, फिर मैंगो लीव्स बनाए जाते हैं। ऐसे अलग-अलग प्रकार के इसपे मोटिव्स भी बनते हैं। नेक्स्ट है चिकनकारी।
तो ये चिकनकारी भी उत्तर प्रदेश से ही इसका ओरिजिन प्लेस है और लखनऊ से मेन ये चिकनकारी ओरिजिन करता है। तो ये चिकनकारी फैब्रिक अगर आप मार्केट में इसका कुर्ता हो या फिर मटेरियल लेने जाए तो ये बहुत महँगा होता है, क्योंकि इसका प्रोसीजर भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये एक प्लेन प्लेन सॉफ्ट कॉटन के फैब्रिक पर इंट्रिकेट डिज़ाइन की जाती है, फ्लोरल वर्क किया जाता है और इसको पूरी तरह से मटेरियल को फिल किया जाता है एम्ब्रॉयडरी करके। तो उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा महँगा होता है और इसके ये काम के लिए बहुत ज़्यादा दिन भी लगते हैं और ये काम बहुत बारीकी से किया जाता है, इसीलिए ये बहुत महँगा होता है। नेक्स्ट है संबलपुरी फैब्रिक। ये ओडिशा से इसका ये बिलॉन्ग करती है ये टेक्सटाइल और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हैंड पे किया गया है और इसके एक ऐसी फैक्टर है जिसकी वजह से इतना टाइम टेकिंग है। ये जो फैब्रिक है इसके जब भी एक फैब्रिक बनता है, टेक्सटाइल बनता है, तो उसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो उसके थ्रेड्स होते हैं, एक होता है वार्प और एक होता है वेफ्ट। तो इसके फैब्रिक टेक्सटाइल मेकिंग में जो इसका वार्प और वेफ्ट है, उसको पहले डाई किया जाता है और वो डाइंग होने के बाद फिर इसको लूम पे वीव किया जाता है। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और टाइम टेकिंग होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है और इसपे भी थोड़े ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे शंख यानी शेल, व्हील, चक्र, फिर फ्लावर ऐसे अलग-अलग प्रकार के मोटिव्स इसपे बनाए जाते हैं। इकत फैब्रिक इकत फैब्रिक पोचमपल्ली हैदराबाद से इसका ओरिजिन प्लेस है और इसमें रेजिस्ट डाइंग किया जाता है। यानी ये ऐसा फैब्रिक है जहाँ पे आप जब डाई करते हैं, ये फैब्रिक जब डाई किया जाता है, यानी इसका भी सिमिलर संबलपुरी में जैसे यान्स को पहले डाई किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी यान्स को डाई किया जाता है और यान्स में रेजिस्ट डाइंग की जाती है। रेजिस्ट डाइंग का ये अर्थ है कि पूरे जो यार्न रहते हैं, जो थ्रेड्स रहते हैं, वहाँ पे आपको जिस जगह पे डाइंग नहीं करनी है, यानी कलर नहीं करना है, वहाँ पे टाई किया जाता है, यानी बाँध दिया जाता है और बाकी का पूरा जो थ्रेड का सेट होता है, वो डाई होता है। तो इसीलिए इसमें जो टेक्सचर आता है, जब फैब्रिक वीव होता है, तो इसपे काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक का ये जो टेक्सचर होता है, यानी डिज़ाइन होती है, वो फॉर्म होती है। ये भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ये इकत फैब्रिक बहुत ही हमारे देश में हो या फिर इवन आउटसाइड इंडिया बहुत ज़्यादा इसकी माँग है और बहुत सारे लोग हमारे देश से ये इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है चंदेरी। चंदेरी साड़ी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन है और ये एक ट्रेडिशनल लूम पे इसका वीविंग किया जाता है और ये डोबी और जकार्ड लूम्स एक प्रकार के लूम्स है। हैंडलूम्स में डोबी और जकार्ड लूम्स होते हैं, उसपे ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे ज़री का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन और सिल्क के ब्लेंड के फैब्रिक यानी थ्रेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उस पर ज़री का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है, तब ये पूरी तरह से शियर यानी ट्रांसपेरेंट जैसा इसका टेक्सचर हो जाता है। तो ये चंदेरी साड़ी की ये खासियत है। नेक्स्ट है पैठनी। पैठनी तो हर किसी को पता है। तो पैठनी एक ऐसा फैब्रिक यानी टेक्सटाइल हो या फिर साड़ी एक ऐसा टेक्सटाइल है जो करीब-करीब 2000 सालों से इसका वीविंग हो रहा है। और आज भी औरंगाबाद इसका ओरिजिन प्लेस है। तो औरंगाबाद में आज भी ऐसे लोग हैं जो जनरेशन से उनका पास हुआ है वो टेक्निक जिस तरह से ये टेक्सटाइल बनती है। तो आप सभी को पता है कि पैठनी यानी वो सिल्क से बनाया जाता है। तो सिल्क से इसकी पूरी बॉडी बनती है और इस पर जो पल्लू पे जो डिज़ाइन होती है, वो पूरी तरह से ज़री से की जाती है। और इसका जो मेन मोटिफ है, यानी जो मेन डिज़ाइन इस पे बनती है, वो है पीकॉक। इस पे पीकॉक का मोटिफ होना यानी आपको पता चल जाता है कि वो एक पैठनी साड़ी है। और जो वो पीकॉक बनता है,
वो पूरी तरह से उसके जो कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो रेनबो कलर्स है। और अपार्ट फ्रॉम पीकॉक इस पर अलग-अलग प्रकार के और भी मोटिव्स बनते हैं, जैसे फूल, पत्ते और अलग-अलग प्रकार के शेप्स भी इस पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है पटोला फैब्रिक। ये गुजरात इसका ओरिजिन प्लेस है, पाटन यानी एक पाटन करके जगह है, वहाँ पे इसका ओरिजिन प्लेस है। तो ये एक ऐसा फैब्रिक है जिसको क्वीन ऑफ सिल्क्स कहा जाता है। यानी आप अभी इसका नाम क्वीन ऑफ सिल्क ऐसे इसको जाना जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से इतना सिल्क का इसमें अच्छा काम किया जाता है इस पे। और बहुत ही क्लैरिटी और प्रिसिजन के साथ ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे ये फैब्रिक में भी इकत का टेक्निक किया जाता है, डबल इकत इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फैब्रिक है पटोला फैब्रिक, इसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। पर ये एक साड़ी जो है, ये बनने के लिए करीब से करीब 6 महीने से 1 साल लगता है। यानी ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग इसका प्रोसीजर है। सिमिलरली इकत में जैसे मैंने आपको बोला रेसिस्ट डाइंग की जाती है वो थ्रेड्स के लिए, और उसी तरह से इसमें भी रेसिस्ट डाइंग करके फिर उसको वीव किया जाता है। नेक्स्ट है पश्मीना। पश्मीना कश्मीर इसका ओरिजिन प्लेस है और इसमें क्रीम कलर के जो गोट्स रहते हैं, उसकी जो अ, उसके जो बाल होते हैं, उससे ये इसके फाइबर्स बनते हैं और वो उसके बाद लूम पे उसको वीव किया जाता है। तो ये पश्मीना सिर्फ इसकी वीविंग के लिए फेमस नहीं है, लेकिन उसपे जो इंट्रिकेट डिजाइन की जाती है, जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जिसको कशीदा एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, उसकी वजह से भी ये पश्मीना शॉल फेमस है। तो अगर देखा जाए तो ये फैब्रिक जो है, उसको बनने के लिए जितना टाइम नहीं लगता, उतना टाइम ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए लगता है। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी इस पर की जाती है, वो बहुत ही बारीकी से की जाती है। इस पे फ्लोरल डिजाइन्स किए जाते हैं, छोटे-छोटे डिजाइन्स होते हैं। और ये पश्मीना शॉल की हिस्ट्री अगर आप देखें, तो 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं आज। ये लोग आज भी ये शॉल उसी तरह से बना रहे हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में हो या फिर बाहर के देश में इसकी बहुत ज़्यादा माँग है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा सॉफ्ट और फेमस हमारे देश का टेक्सटाइल मटीरियल है। नेक्स्ट है फुलकारी। फुलकारी हम सभी को पता है कि ये पंजाब इसका ओरिजिन प्लेस है और फुलकारी यानी इसका लिटरल ट्रांसलेशन है फ्लावर वर्क। तो फुलकारी एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्सटाइल है, जहाँ पे टेक्सटाइल यानी नॉर्मल कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की जाती है, लेकिन फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ज्योमेट्रिक शेप्स में फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इसमें जो थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो है ईदर सैटिन थ्रेड्स और सिल्क थ्रेड्स, और उससे ये पूरा फैब्रिक वो भर देते हैं। और उसके बाद ये जो टेक्सटाइल रेडी हो जाती है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको फुलकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है बांधनी। बांधनी के ओरिजिन प्लेसेस गुजरात और राजस्थान दोनों ही है। तो बांधनी का अर्थ है टाई एंड डाई, यानी जिस तरह से इकत में रेजिस्ट डाइंग किया जाता था, उसी तरह से यहाँ पे भी सिमिलर टू दैट रेजिस्ट डाइंग, यानी यहाँ पे एक कपड़े पे डिजाइन बनाई जाती है और आप वहां पे डिसाइड करते हो कि कौन सी जगह पे डाई नहीं होगा, यानी कौन सी जगह पे कलर नहीं होगा। तो वो छोटी-छोटी जो पत्थर होते हैं, उनसे वो जगह बाँध दी जाती है, इसीलिए उसको टाई और डाई कहते हैं। तो जब बाँध देते हैं, उसके बाद पूरा जो फैब्रिक होता है, वो उसको डाइंग किया जाता है, यानी कलर में यानी डाल दिया जाता है। और एक बार वो जो कलर उस पर फैब्रिक पर आ जाता है, उसके बाद जो छोटे-छोटे पत्थर बाँध दिए होते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद इस तरह से ये बाँधने का पैटर्न रेडी हो जाता है। इसमें भी अलग-अलग प्रकार प्रकार के बांधनी के अलग-अलग प्रकार है, यानी लहरिया हो या फिर त्रिकुंडी, ऐसे अलग-अलग प्रकार के इसमें पैटर्न्स बनते हैं। नेक्स्ट है कांजीवरम। कांजीवरम सिल्क साड़ीज़ बहुत ज़्यादा हमारे देश में फेमस है।
अगर आप कांजीवरम बोलते हैं तो अब हमें तमिलनाडु साउथ साइड की ही याद आती है। तो कांचीपुरम गांव से या जगह से इसका ओरिजिन प्लेस है। ये पूरी तरह से प्योर मलबरी सिल्क में बनाया जाता है, और इस ये साड़ी की पूरी बॉर्डर सिल्क से बनाई जाती है, सॉरी पूरी बॉडी सिल्क से बनाई जाती है, और उसकी कॉन्ट्रास्ट में उसका बॉर्डर बनाया जाता है पूरी तरह जरी से। तो इस प्रकार से ये कांजीवरम सिल्क की साड़ियां बनाई जाती है। ये भी पूरी तरह से हैंडमेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं पूरी तरह से हाथ से। ये हैंडलूम का भी बहुत इस अगर आप कर रहे हैं तो कभी आपने विटनेस किया है तो ऑफिससाठी इसमें भी म्हणजे बहुत ज्यादा कंपनीने सांगितलंय की ऑफिससाठी मेहनत लगती है। नेक्स्ट है मैसूर सिल्क। कांजीवरम सिल्क की तरह सिमिलरली मैसूर सिल्क भी सिमिलर मलबरी सिल्क से बनाया जाता है, और जिस तरह से इसकी भी पूरी बॉडी एक सिल्क से बनाई जाती है, और उसका बॉर्डर कॉन्ट्रास्ट में गोल्डन जरी से बनाया जाता है। ये भी 100% प्योर सिल्क से बनाया जाता है, और इस पे ये भी डोबी और जक्कार्ड, ये दो प्रकार के लूम्स है, इस पर इसका वीविंग किया जाता है। नेक्स्ट किन्नौरी शॉल्स। ये कुल्लू से हिमाचल प्रदेश इसका ओरिजिन प्लेस है, और ये शॉल्स भी बहुत ज्यादा हमारे देश में फेमस है। इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, और ये शॉल्स में जो पैटर्न्स होते हैं वो उसके पैटर्न्स में जो कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक एक प्रकार की चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है। जो इसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो एयर को इस्तेमाल रिप्रेजेंट करता है, और येलो कलर जो इस्तेमाल किया जाता है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हमारे देश में जो फैब्रिक्स बनते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी छुपी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरह से मैंने आपको ये किन्नौरी शॉल्स जो जिसके पीछे इतना एक बड़ा अलग अलग प्रकार के मोटिव्स के कलर के पीछे जो रिप्रेजेंट करने वाले चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। उसी तरह से अलग अलग फैब्रिक ऐसे हैं जो अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट है जामदानी। तो जामदानी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, और जामदानी का लिटरल ट्रांसलेशन है वेज ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फूलों का जो वाज होता है उसका ये मीनिंग है। तो ये ये एक फैब्रिक ऐसा है जिसकी हिस्ट्री अर्ली एजेस, यानी बहुत पहले से इसकी हमें इसके ट्रेसेस मिले हुए हैं। कौटिल्य जी ने भी अर्थशास्त्र में इसका मेंशन किया हुआ है। और ये फैब्रिक इतना फेमस है, यानी ये साड़ी हो या फिर ये फैब्रिक टेक्सटाइल हो, ये इतना फेमस है कि चाइनीज, इटालियन, अरब ट्रेवलर्स ने अपनी राइटिंग्स में इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो फैब्रिक है, ये जब जो कोई भी फैब्रिक अगर बनता है तो वो फैब्रिक को ब्लीच करके लेते हैं, लेकिन ये जो जामदानी टेक्सटाइल है इसको बनाने के लिए हम अनब्लीच कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो पूरी साड़ी का जो पल्लू है, जो पार्ट शोल्डर पे जाता है, उस पे एक अलग प्रकार के मोटिव का इस्तेमाल किया जाता है जिसको झालर बोलते हैं। नेक्स्ट है मुगा सिल्क। तो मुगा सिल्क एक आसाम के गारो कम्युनिटी है, वो ये सिल्क बनाते हैं। तो ये एक ऐसा सिल्क है जो आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे इसके फोटोज डाले हुए हैं। ये नेचुरली गोल्डन होता है, यानी ये जो इसमें सिल्क वर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो पार्शियली यानी सेमी डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म्स उसको बोलते हैं। तो वो सिल्क वर्म से ये सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, और जब ये फैब्रिक बन के रेडी हो जाता है तब इसमें एक नेचुरल गोल्डन कलर का आपको टेक्सचर या फिर कलर दिखाई देगा। तो ये भी पूरी तरह से हैंडमेड होता है। आज मैंने जो जितने भी टेक्सटाइल बेसिस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो सारे हैंडमेड ही है। ज्यादा से ज्यादा आज मतलब थोड़े ऐसे टेक्सटाइल्स है जिनका फॉर हैंड मशीन में भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं वो पूरी तरह से हैंड से किए हुए ही टेक्सटाइल्स है।
नेक्स्ट है कसवो, ये केरला से इसका ओरिजिन प्लेस है और इसमें क्रीम कलर और गोल्डन बॉर्डर इसका मेन जो इसकी डिजाइन होती है वो इस तरह से बनती है। और इसमें भी ये भी हम सभी को पता है, हम टीवी पे जब भी एक गोल्डन कलर की बॉर्डर और क्रीम कलर की साड़ी देखते हैं तो हमें केरला की ही याद आती है। तो ये साड़ी हम सिर्फ उसके कलर देखकर हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ से बिलोंग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फेमस है। तो नेक्स्ट है मद्रास चेक्स। इसके नाम पे ही पता चल जाता है कि इसका ओरिजिन प्लेस चेन्नई है। तो ये भी इतनी एक फेमस टेक्सटाइल है जो आज एक्सटिंक्ट हो रही है। तो ये टेक्सटाइल पूरी तरह से कॉटन में बनाई जाती है। इसमें चेक्स का पैटर्न किया जाता है और इसमें जो मेन कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो रेड कलर है। बाकी के कलर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन कलर है वो रेड है। और ये जो फैब्रिक है इसमें भी बनाने के लिए लेबर का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए धीरे धीरे ये फेड हो रहा है हमारे देश से। लेकिन इसका ही फायदा बांग्लादेश ले रहा है। यही टेक्निक वो करके पूरे दुनिया में इसका एक्सपोर्ट उनकी देश से कर रहे हैं। तो हमारे देश में जो इतनी फेमस टेक्सटाइल है वो हम उसको पूरी तरह से भूल जा रहे हैं और जिसका फायदा कोई और देश ले रहा है। नेक्स्ट है भागलपुरी सिल्क। ये भागलपुर यानी बिहार से इसका ओरिजिन है और इस फैब्रिक को क्वीन ऑफ ऑल द फैब्रिक्स ऐसे कहा जाता है। और ये एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक रहता है। इसको तसर सिल्क यानी ये भी एक प्रकार का सिल्क ही है, उससे ये बनाया जाता है। और इसमें भी अलग अलग प्रकार के सिंबॉलिक मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो वीव होता है वो प्लेन वीव, अलग अलग वीव्स होते हैं, तो इसमें प्लेन वीव का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लेपचा। ये सिक्किम से बिलोंग करता है और ये भी एक वेजिटेबल यानी नेचुरल फैब्रिक है, क्योंकि हम सिंथेटिक फैब्रिक्स को प्रमोट नहीं करने वाले हैं। तो ये भी एक नेचुरल फैब्रिक से बनाया जाता है और इसमें पूरी तरह से वेजिटेबल डाइस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो मेन कलर्स है जो ये फैब्रिक में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है रेड, ब्लैक, येलो और ग्रीन। ये इसके मेन कलर्स है। नेक्स्ट है कोटा दोरिया। कोटा दोरिया राजस्थान से बिलोंग करता है और इसमें स्क्वायर पैटर्न्स मेन दिखाई देते हैं। और इसकी जो मेन फीचर है इसका वो ये है कि इसमें दो प्रकार की यार्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक कॉटन और एक सिल्क। तो कॉटन जो ये टेक्सटाइल में इस्तेमाल किया जाता है वो स्टिफनेस देता है और ये सिल्क का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो लस्टर यानी शाइन देता है। और इसको पिट लूम में किया जाता है। ये आप एक औरत को देख रहे हैं, ये एक ऐसे खड्डे में जैसे बैठी हुई है, तो वो उसी को पिटलूम कहते हैं। जो एक गड्ढा होता है वो गड्ढे में उसको बनाते हैं, इसको पिटलूम कहते हैं। तो इसी से ये इस प्रकार से बनाया जाता है। और ये भी इतना बहुत ज्यादा फेमस टेक्सटाइल मटेरियल है, हमारे पूरे देश में हर जगह पे मिलता है और हम इसको भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है अजरक। ये एक ऐसा टेक्सटाइल बेस है जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्योंकि इनको इनफ रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है और साथ साथ इनको मार्केट प्लेस भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक ऐसा टेक्सटाइल बेस है जहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है और उसके बाद उसको डाइंग किया जाता है। तो इसमें जो कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं मेन इसमें है ब्लू, इंडिगो ब्लू इसका मेन डाई है। और इसमें आयरन ओर का भी इस्तेमाल किया जाता है डाइंग के लिए। तो ये भी बहुत ही ज्यादा पहले से फेमस टेक्सटाइल मटेरियल है, लेकिन आज इसको हम एक्सटेंट होते हुए ना देखे, इसीलिए हमें इसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट है नारायण पेट साड़ी। इसका ओरिजिन प्लेस सोलापुर महाराष्ट्र है और ये भी पूरी तरह से सिल्क में वीव की हुई साड़ी है।
और इसकी बॉर्डर जो है वो गोल्डन जरी से इसकी बॉर्डर की हुई है। और इसमें जो मोटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो रुद्राक्ष और अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे फूल या पत्ते ऐसे इस पे मोटिव्स किए जाते हैं। ये भी एक यूनिक तरीके से किया जाता है। 7 यार्ड्स ऑफ साड़ी इस पर वीव की जाती है। नेक्स्ट है कांता। कांता वेस्ट बंगाल से इसका ओरिजिन प्लेस है। ये एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की जाती है पूरे फैब्रिक पर। अलग-अलग प्रकार के मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तसर सिल्क पे इसकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। रनिंग स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसको इसको रनिंग स्टिच कहते हैं। इससे पूरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसमें जो मोटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर, यानी सन, ट्री ऑफ लाइफ, यूनिवर्स, ट्रीज, अलग-अलग प्रकार के पेड़, इस ये सारे मोटिव्स ये फैब्रिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कुणबी फैब्रिक। इसका ओरिजिन प्लेस गोवा है और ये भी प्री डाइड यार्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब डाइंग की जाती है यार्न्स की और उसके बाद इसको वीव किया जाता है। ये भी एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन गोवा के ऐसे कई डिजाइनर्स हैं जो इस पर लाइमलाइट डाल रहे हैं। नेक्स्ट भगरू प्रिंट। ये भी अजरक की तरह से सिमिलर ही है। इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और उसके बाद डाइंग किया जाता है। इसमें भी रिजिस्ट स्टाइल इस्तेमाल की जाती है, यानी कई जगहों पे वैक्स लगाया जाता है जहाँ पे आपको डाइंग नहीं करनी है वहां पे, और बाद में गर्म पानी से इसको वॉश करने के बाद वो वैक्स निकाल दी जाती है। और इसमें भी जो मेन डाई का इस्तेमाल होता है वो है इंडिगो। नेक्स्ट है इलकल साड़ी। इलकल साड़ी का ओरिजिन प्लेस कर्नाटका है और ये साड़ी भी पूरी तरह से कॉटन से बनाई जाती है और इसमें सिल्क और कॉटन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो पल्लू है वो अलग बनाया जाता है और ये साड़ी अलग बनाई जाती है। और एक टेक्निक होती है कोंडी टेक्निक, इससे ये दोनों जॉइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है मंगलगिरी फैब्रिक। ये विजयवाड़ा आंध्रा, यहाँ से इसका ओरिजिन प्लेस है और ये सारी कॉटन में बनाई जाती है। इसकी जो बॉर्डर है वो जरी से बनाते हैं और इसमें भी कॉन्ट्रास्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर साड़ी एक कलर की है तो पल्लू एक कलर का होगा और बॉर्डर गोल्डन जरी में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है संगनेरी प्रिंट। ये राजस्थान से इसका ओरिजिन प्लेस है और यहाँ पे भी ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है। बारीक बारीक मोटिव्स होते हैं, उससे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है जिससे ये एक सुंदर सा डिजाइन बनता है। ये भी बहुत ही ज्यादा 16-17 सेंचुरी में फेमस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अभी उसकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। जिस तरह से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग टेक्सटाइल्स है, उसी तरह अलग-अलग एम्ब्रॉयडरीज भी हमारे देश में अलग-अलग स्टेट्स में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आरी, बंजारा, चंबा रुमाल, ये अलग-अलग प्रकार के एम्ब्रॉयडरीज हमारे देश में पाए जाते हैं। आरी में एक बड़ी फ्रेम होती है, उसपे ये फैब्रिक को स्ट्रेच किया जाता है और उससे उसके ऊपर नीडल से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। बंजारा में अलग-अलग प्रकार के एम्ब्रॉयडरीज को एक साथ मिलाकर एक डिजाइन बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बंजारा पे कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें कंबाइन की हुई है। वहाँ पे बटन्स भी लगाए हुए हैं, कौड़ियाँ भी लगाई हुई है और मिरर्स भी लगाए हुए हैं। चंबा रुमाल में जो रिलीजियस मोटिव्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिलीजियस मोटिव किया हुआ है। बारीकी से इसका एम्ब्रॉयडरी की जाती है और इससे मोस्टली रिलीजियस इस पे मोटिव्स बनते हैं। नेक्स्ट चिकनकारी। चिकनकारी के बारे में मैंने आपको बोला पहले, जब टेक्सटाइल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, कि चिकनकारी में भी एक प्लेन फैब्रिक पर बारीकी से इंट्रिकेट डिजाइन की जाती है। गोटा। गोटा यानी जो साड़ी में या फिर ब्लाउज में जो बॉर्डर बनती है उसको गोटा बोलते हैं। ये भी इस पे बहुत बारीकी से काम किया जाता है। नेक्स्ट है कांथा। कांथा भी एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जहाँ पे इंट्रिकेट डिजाइन की जाती है
और कलरफुल थ्रेड्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट कसूती। कसूती कर्नाटका की एक बहुत ज्यादा फेमस एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे ये अगर आप कर्नाटका में कोई भी साड़ी या फिर टेक्सटाइल बेस खरीदोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा कॉमनली मिल सकता है। नेक्स्ट है क्नैंग। ये अ, इसका मीनिंग ही है कि बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी, यानी जो शॉल्स पे एम्ब्रॉयडरी बनती है उसको क्नैंग कहते हैं। नेक्स्ट है आरी भारत। आरी भारत यानी सेम सिमिलर टू आरी एम्ब्रॉयडरी। इसमें भी एक फ्रेम पर स्ट्रेच किया हुआ फैब्रिक पे नीडल से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। कशीदा एम्ब्रॉयडरी इज सेम जो पश्मीना पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इंट्रिकेट छोटे छोटे फूल पत्ते, उसको कशीदा एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। फुलकारी यानी फ्लावर फ्लावर एम्ब्रॉयडरी जो ज्योमेट्रिक शेप में की जाती है। पिपली यानी एप्लिक। एप्लिक यानी एक फैब्रिक पर दूसरे फैब्रिक की एक प्रकार से डिजाइन कट करके उस पे डेकोरेटिव मेथड से स्टिच करना, इसको पिपली कहते हैं। नेक्स्ट है रब्बारी। रब्बारी एक कम्युनिटी है गुजरात से, तो उनकी ये फेमस एम्ब्रॉयडरी है जो अलग अलग प्रकार के स्टिचेस इस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मिरर वर्क इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार से ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। शीशा यानी मिरर वर्क, ये भी एक बहुत ज्यादा फेमस टेक्सटाइल सॉरी एम्ब्रॉयडरी है जो आजकल इस पे ओरिजिनल मिरर्स की जगह पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है सूजनी। सूजनी यानी रनिंग स्टिच से इसको पूरी फैब्रिक को फिल करना और अलग अलग प्रकार के मोटिव्स बनाना। पिछवाई। पिछवाई एक ऐसा एम्ब्रॉयडरी है जिसको हम रिच एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। इस पे भी रिलीजियस मोटिव्स बनाए जाते हैं और पूरी तरह से गोल्डन थ्रेड्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉडी। कॉडी आपको पता है, इसको कॉन्च शेल्स कहते हैं। इससे अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं फैब्रिक पर, बैग्स पर, ये इसको कॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है काठी। काठी एम्ब्रॉयडरी भी एक प्रकार की ऐसी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और नेचर से डिराइव्ड जो मोटिव्स है, बर्ड्स, फ्लावर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेडिशनल वॉक थ्रू द आर्ट फॉर्म्स एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये जो आर्ट फॉर्म्स है जो हमने अभी तक देखे हैं वो किस तरह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। यानी ऐसे मैंने 3 आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लेन यहाँ पे डाले हुए हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्प्लिट प्लाई ब्रेडिंग। ये जो आपको स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है, ये जो टेक्सटाइल बनाई जाती है इसको वीविंग नहीं की जाती, ये पूरी तरह से ब्रेडिंग की जाती है। तो ये ऐसा एक टेक्सटाइल है जो आज बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि इसको इनफ रॉ मटेरियल तो इनके पास अवेलेबल है, लेकिन इनको बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए ये धीरे धीरे इसका बनाना बंद कर रहे हैं। उसी तरह से एक और ऐसी टेक्सटाइल है जो बहुत ही ज्यादा लोग बनाना कम कर रहे हैं। ये मातानी पचेड़ी यानी एक ऐसा पेंटिंग है जहाँ पे एक देवी को कॉस्मिक अवतार में दिखाया गया है। इस प्रकार के ये जो मोटिव्स है, ये पूरी तरह से पहले ब्लॉक प्रिंटिंग करके लेते हैं और उसके बाद हैंड से वेजिटेबल डाइस का इस्तेमाल किया जाता है पेंटिंग के लिए। इसको भी मार्केट अवेलेबिलिटी ना होने के कारण लोग इसको धीरे धीरे से कम कर रहे हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट रोगन आर्ट है। रोगन आर्ट एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। कैस्टर ऑयल और डाई का एक पेस्ट बनाया जाता है और जिससे उसके टेक्स्ट जो मोटिव फैब्रिक पे है वो बनाए जाते हैं। ये भी एक फैमिली है, एक कम्युनिटी है, खत्री कम्युनिटी। सिर्फ वही लोग ये बनाते हैं, लेकिन इसको उतना मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं है और लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इसीलिए ये लोग भी इसकी जो अगली जनरेशन को इसको प्रमोट करने से अच्छा वो कुछ और काम करे, इसीलिए जो अभी जनरेशन है वो शायद उनकी लास्ट जनरेशन होगी। तो हमें इन लोगों को किस तरह से मदद करनी है?
ये जो टेक्सटाइल्स है, यही हमारे देश की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बात है जिससे हम वी स्टैंड आउट ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये उनको मदद करने के लिए सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। यानी हमें लोगों को बोलना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीजें हमें, ये टेक्सटाइल्स हो या फिर ये एम्ब्रॉयडरीज हो, उसका इस्तेमाल करना है। सिंथेटिक पॉलिएस्टर बेस्ड कपड़े हमें इस्तेमाल नहीं करने, और किस तरह से नेचुरली हमारे देश में बनाए हुए फैब्रिक्स को हमें इस्तेमाल करना है, ये इसके बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। नेक्स्ट है डिजाइन फैसिलिटेशन। यानी ये जो ट्रेंड्स होती है या फिर ये जो डिजाइनर्स होते हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है इसमें। यानी अगर वो इंस्टेंटली सस्टेनेबल फैब्रिक हो या फिर डिस्पोजेबल फैब्रिक हो या फिर होम ग्रोन यानी हमारे देश में बनाया हुआ फैब्रिक हो, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो लोग अपने आप से उसकी ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डिजाइनर्स को भी इस पे थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। नेक्स्ट, अडॉप्ट अ व्यू। यानी ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको इसके बारे में जब पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं कि एक लूम हो या फिर क्लस्टर ऑफ लूम्स यानी 4-5 लूम हो, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी उसकी जो देखभाल होती है, टेक्निकली हो या फिर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हो या फिर सेलिंग द प्रोडक्ट हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। तो हम इस प्रकार से भी उनकी मदद कर सकते हैं। टेक्निकल इंटरवेंशन, यानी अगर टेक्सटाइल में अगर आपके कोई एक्सपर्टीज हो, तो उनको वो प्रोसेस किस तरह से ऑप्टिमाइज करके जल्दी खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल डाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह से हमें केमिकल बेस्ड डाइस का इस्तेमाल करके जो लोग बनाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, और जो पहनते हैं उनको थोड़े टाइम के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें नेचुरल डाइस की ओर बढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल डाइस, नेचुरल डाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस के लिए तो प्लेटफॉर्म हमारे पास है। एमसीएल की मदद से हम ये सारे जो लोकल टेक्सटाइल्स है, यानी हम जिसको बोलते हैं हमारे गांव में हो या फिर हमारे तहसील में जो टेक्सटाइल्स बनते हैं, उसको बेचने के लिए हमारे पास मार्केट अवेलेबिलिटी है। तो हमें बस वो लोगों को उनको बोलना है, जो टेक्सटाइल बनाते हैं, कि आप बनाना बंद मत कीजिए, हम आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो इस तरह से हमें उनको मार्केट एक्सेसिबिलिटी देनी है। और सबसे आखिरी में ऑर्गेनिक कॉटन फार्मिंग। तो कॉटन फार्मिंग में हमारा देश वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन और एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन है। तो लेकिन ये जो कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है। केमिकल बेस्ड कॉटन को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको हमें किस तरह से पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से बनाना है, और उसको किस तरह से ऑर्गेनिकली कल्टीवेट करने की ओर बढ़ना है, ये हमें उन लोगों को बोलना है और हमें इसको प्रमोट करना है। ये पूरा जो सेक्शंस मैंने डिवाइड किए हैं, ये अंडर क्रिएटिंग अवेयरनेस ही आते हैं। तो पोल्यूशन जो हो रहा है, आज की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, उससे क्या पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको डाइस बोलते हैं, उसको वो पूरी तरह से केमिकल बेस्ड कलर्स होते हैं। तो एक बार जब डाइंग हो जाती है, तो वो जो कलर होता है, वो जो फेंक देते हैं, वो एक तो आप किसी भी रिवर में या फिर सी में उसका वो डिस्कार्ड किए जाते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ को की डेथ हो रही है और एक्वेटिक लाइफ एक्सटिंक्ट हो रही है। तो इसीलिए हमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप नेचुरल कलर्स इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से डिस्कार्ड करते हैं पानी, तो उससे कोई हानि नहीं होगी। नेक्स्ट, इसमें एयर पोल्यूशन भी बहुत होता है, और जो लोग वहां पे काम करते हैं, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं ये टेक्सटाइल बनाते टाइम पे। क्योंकि जब वो छोटी छोटी फाइबर्स होते हैं, वो आप जब ब्रीथ करते हैं तब आपके बॉडी में चले जाते हैं, उससे आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया है कि ये दोनों भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से, मास प्रोडक्शन जो है उससे
ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। जिस तरह से हमारी कंट्री में हम टॉप प्रोड्यूसर्स है, उसी तरह से हमारे कंट्री में ये जो प्रोड्यूसर्स है, जो लोकल लोग हैं, जो वो कंपनी में या फिर वो टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं, उनकी हेल्थ हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, ये रीजन फॉर व्हाई आर टेक्सटाइल इन इंडिया सो रिच। सस्टेनेबल फैब्रिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़े लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइमलेस ह्यूज और इनक्रेडिबल प्रिंट्स, यानी हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रिंट्स है, अलग अलग प्रकार के कलर्स है और अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम नेचुरल फैब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेचुरल फैब्रिक्स में फैब्रिक्स या फाइबर्स में बनाना फाइबर, मलबरी, नेचुरली डाइड डेनिम। आप जो जीन्स पहनते हैं, जो डेनिम पहनते हैं, उस वो तो कॉटन की है, लेकिन उसमें जो डाइंग किया जाता है वो पूरी तरह सिंथेटिक होता है, तो इसीलिए उसमें नेचुरली डाइड डेनिम, लेनिन, हेम्प और डुपियन सिल्क यानी रॉ सिल्क। और लास्ट फ्राइडे सेशन में प्राची मैम ने हमें लोटस सिल्क के बारे में बताया था, तो ये एक वीगन सिल्क है, इसका भी हम सिल्क की जगह पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरी सिल्क, ऑर्गेनिक कॉटन और मुगा सिल्क, ये थोड़े ऑर्गेनिक और नेचुरल फाइबर्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सिंथेटिक कलर्स की जगह पे नेचुरल डाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर कलर का इफेक्ट देगा, लेकिन थोड़ा लाइट होगा क्योंकि ये नेचुरल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं हमारे देश को और हमारी पूरी धरती को बचाने के लिए। तो मैडर है, गॉलनट, लैक, कैक्टू, फिर मैरीगोल्ड, पोमोग्रेनेट, पलाश, मलबरी, इंडिगो, बहुत सारे ऐसे डाइज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाय पत्ती, कॉफी, इसका भी हम डाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आज के ये सेशन के बाद, मतलब ये सेशन में एक मेन इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपके तहसील में जितने भी लोकल टेक्सटाइल मेकर्स हो, एम्ब्रॉयडर्स हो, आपको उनको प्रमोट करना है। अपने तरीके से आप उनको प्रमोट कीजिए, जिसकी वजह से उनका जो टेक्सटाइल हो या एम्ब्रॉयडरीज हो वो एक्सटिंक्ट ना हो, उनके अगले जनरेशन में वो पास हो। तो ये सबसे पहले हमें करना है। तो हमें प्रॉफिट इन लोगों से किस तरह से हमें जनरेट करना है और हमें उनको भी प्रॉफिट करके देना है। तो सबसे पहले एक चीज में हम प्रॉफिट में हैं, क्योंकि ये जो लूम्स होती है ये लोग अपने घर में ही लूम्स बनाते हैं, तो इसीलिए आपको बाकी बाहर जगह लेकर लूम्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल प्लेस है। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। हमारे देश में खेती तो होती है, तो इसीलिए कॉटन की खेती इतने मात्रा में होती है, तो हमें रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपके गांव में ही हो रहा है, क्योंकि आपके गांव में ही इसकी खेती हो रही है, तो आपको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है और प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो ये कंटिन्यू साइकिल आपका चलता रहेगा। थोड़ा अगर आप इस पर ध्यान दे, तो इससे बहुत ही अच्छा इनकम आपके लिए भी और आपके गांव के लोकल टेक्सटाइल जो मेकर है उनके लिए भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सबसे आखिर में आप देख सकते हैं, ये एक महिला है, ये जो हैंडलूम पर पैसा बना रही है। तो इसी तरह से हमें ये जो लोकल टेक्सटाइल मेकर्स है हमारे देश के, उनको प्रमोट करना है, उनको इनकम सोर्स जनरेट करके देना है, और ये इनको किस तरह से इनके आर्ट को हमें खत्म नहीं होने देना है, ये हमें देखना है। और इसी तरह से आज के जो टेक्सटाइल्स थे और एम्ब्रॉयडरीज थे, उनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया, और थोड़ी मैंने रिसर्च की थी, जिसकी वजह से मैं आपके सामने ये सब बोल पाई।